हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग हमारे ऑल्टरनेटिव इंग्लिश बुक की एक छोटी सी और प्यारी सी पोएम लेक आइल ऑफ इनिस्फी के बारे में पढ़ेंगे। लेक आइल ऑफ इनिस्फी इज a lyric poem by William Butler Yeats, published in 1890 and later in 1893 in the collection The Rose। तो ये जो पोएम है ये एक लिरिक पोएम है, मतलब ये पोएम जो लिखा है वो गाने की तरह है। और इसे जो जिन्होंने लिखा है उनका नाम विलियम बटलर येट्स है और ये पब्लिश हुआ था 1890 में। ये जो पोएम है ये क्या एक्सप्रेस करती है? इट एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स डीप yearning to escape the noise and grey monotony of urban life, likely London where it's lived, for the peaceful self-sufficient existence on Innisfree, a real small island in Lough Gill, County Sligo, Ireland, which it knew from childhood। तो ये अपने जो सिटी लाइफ था लंदन से, वहां से भाग के वो ऐसी एक जगह पे जाना चाहते थे जो कि जहाँ पे उनको मतलब पीस मिले, हाँ, जो कि एक मतलब बहुत शांत सा जगह हो। और वो जगह कहाँ था? वो इनिस्फी था। ये एक इनिस्फी कहाँ है? ये एक छोटा सा आइलैंड है आयरलैंड में, और जहाँ पे जो हमारे जो पोएट है विलियम बटलर इसने अपना बचपन बिताया था। ठीक है, तो अभी हम लोग पोएम का जो पूरा टेक्स्ट है वो एक बार पढ़ लेते हैं। I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 windrows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the railway or on the pavement's grey, I hear it in the deep hard score। तो देखो ये छोटा सा पोएम है, पर इस पोएम में जो मीनिंग है या फिर जो पोएट हमें इस पोएम से बताना चाहते थे उसका हम लोग अभी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। देखो, the poem has 3 quatrains, 4-line stanzas with an ABAB rhyme scheme and a loose iambic meter that gives it a rhythmic, almost hypotonic quality। तो ये जो poem है ये क्या है? ये 3 quatrains है। quatrains का मतलब होता है कि 4 लाइन्स का जो स्टेंजा है। तो यहाँ पे कितने स्टेंजा है? 3 स्टेंजा है। और सारे जो स्टेंजर्स में कितने लाइन्स है? 4 लाइन्स है। तो इसीलिए इसे बोलेंगे 3 क्वार्टिन्स। मतलब क्वार्टिन्स मतलब 4 लाइन स्टेंजर और कितने हैं? 3 क्वार्टिन्स विथ एन ABAB राइम स्कीम। और यहाँ पे जो पोएम में जो राइमिंग स्कीम फॉलो किया गया है वो है ABAB। तो ये ABAB राइम स्कीम क्या है वो अभी हम लोग जान लेंगे। and a loose iambic meter that gives it a rhythmic almost hypotonic quality। और इसमें जो मीटर का यूज किया गया है वो क्या है? वो एक आयम्बिक मीटर है जिससे कि जो पोएम है वो रिदमिक और हाइपोटोनिक क्वालिटी जैसा लगता है। तो पहले हम पोएम में जो राइमिंग स्कीम है उसके बारे में जान लेते हैं। राइम स्कीम, which lines rhyme with each other। The poem has 3 stanzas, group of 4 lines each। In every stanza, the rhyme pattern is ABAB। तो ये ABAB लाइन स्टेंजर क्या है? देखो, फर्स्ट लाइन में जो इनिस्फ्री है, जो हम लोग का जो पोएम है उसके फर्स्ट लाइन में देखो क्या है? लास्ट में क्या दिया है? इनिस्फ्री। जो सेकेंड लाइन है उसके लास्ट में क्या है? मेड। फिर थर्ड लाइन के लास्ट में क्या है? बी। फोर्थ लाइन के लास्ट में क्या है? ग्लेड। तो यहाँ पे जो पहला वाला जो इनिस्फ्री है वो हम लोग का ए है, और जो मेड है वो बी है, और जो बी है वो सी है, और ग्लेड है वो डी है, और फिर बी है, सॉरी। तो यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम है वो क्या हुआ? इनिस्फ्री ए, मेड बी, बी ए,
ग्लेड बी। तो ये ए बी फॉर्म करा। इनिस्फ्री किसके साथ राइम कर रहा है? बी के साथ। मीड राइम कर रहा है ग्लेड के साथ। तो इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या फॉलो करता है? ए बी पैटर्न। सेम पैटर्न हम लोग स्ट्रेंजर 2 में भी देखने को हमें मिलेगा, जहाँ पे कि पहले लाइन में स्लो है, थर्ड लाइन में ग्लो है, तो ए और फिर सेकेंड लाइन में सिंग्स है और फोर्थ लाइन में विंग्स है। तो सिंग्स राइम्स करता है विंग्स के साथ, स्लो राइम करता है ग्लो के साथ। फिर थर्ड स्ट्रेंजर में भी जो लास्ट वर्ड है लाइन का वो डे है, सेकेंड लाइन में है शोर, थर्ड लाइन में है ग्रे और फोर्थ लाइन में है कोर। तो फर्स्ट लाइन किसके साथ राइमिंग कर रहा है? थर्ड लाइन के साथ, जो कि हम लोग का ए हो गया। डे राइमिंग विथ ग्रे, फिर शोर राइमिंग विथ कोर, तो बी हो गया। तो ये इसका पूरा समरी देखो। द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन राइम्स विथ ईच अदर, second and fourth line rhymes with each other. This pattern repeats in all strangers. तो ये जो पैटर्न है वो हर एक स्ट्रेंजर में फॉलो होता है, इसीलिए ये हम लोग का ए बी राइमिंग स्ट्रक्चर है। इसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चंस भी कभी आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना ये कौन सा राइमिंग पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है। फिर है जो आइम्बिक मीटर। तो आइम्बिक मीटर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग एक बार समझ लेते हैं। व्हाट इज मीटर? मीटर इज द रिदम और बीट इन ए लाइन ऑफ पोएट्री लाइक द स्टेडी बीट इन म्यूजिक। जो जैसे कि म्यूजिक में कुछ बीट्स होते हैं, हाँ, तो ऐसे ही हमारे पोएट्री में भी रिदम फॉलो करने का जो बीट होता है उसको बोलते हैं मीटर। इट इज क्रिएटेड बाय अरेंजिंग स्ट्रेस्ड, loud but strong and unstretched, soft और weak syllable in a repeated pattern। तो यहाँ पे जो रिदम फॉलो होता है उसमें क्या होता है? कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि लाउड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनके साथ कुछ होते हैं जो कि थोड़े से सॉफ्ट या वीक होते हैं, जिसमें मतलब कुछ वर्ड्स में से ज्यादा स्ट्रेस दिया होता है, कुछ में अनस्ट्रेस्ड होते हैं। उन दोनों को मिला के ही ये मीटर बनता है। ठीक है, तो हम लोग ने मीटर क्या है समझ लिया। मीटर इज द रिदम और बीट ऑफ ए पोएट्री, जिसमें कि एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। मतलब एक सिलेबल लाउड या स्ट्रॉन्ग होगा और एक सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा, दोनों मिला के हम लोग का मीटर बनेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज एन आयम्ब। तो आयम्ब इज वन यूनिट कॉल्ड ए फुट ऑफ रिदम। तो आयम क्या है? एक यूनिट है। जैसे कि हम लोग के मैथ्स में भी हम लोग का कुछ यूनिट्स होता है, जैसे कि लेंथ का यूनिट मीटर हो गया, हाँ, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर। तो ये सब जो होते हैं ये क्या होता है? ये यूनिट्स होते हैं। सेम वैसे ही हमारे पोएट्री के जो रिदम है उसमें भी एक यूनिट का नाम है आयम। ठीक है, तो ये जो आयम है क्या है? देखो, डा डुम। फर्स्ट सिलेबल इज सॉफ्ट, डा, डी ए डा से रिप्रेजेंट करेंगे जो सॉफ्ट सिलेबल है। सेकेंड सिलेबल इज स्ट्रेस्ड, मतलब जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग सिलेबल है, जिसे हम डम से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे जो पोएम है वहाँ पे ए राइज, राइज में जो सिलेबल ए है वो सॉफ्ट है और राइज जो है वो क्या है? वो स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों मिला के हम लोग का आयम मीटर हो रहा है। फिर सेकेंड एग्जांपल देखो, एंड गो। एंड गो में एंड थोड़ा सॉफ्ट है और ग्रो स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी एक हम लोग का आयम हो गया, जो कि क्या फॉलो कर रहा है? डा डूम पैटर्न। टू इनिस्फ्री, टू सॉफ्ट है और इनिस्फ्री स्ट्रॉन्ग है। द लेक, द लेक में द थोड़ा अनस्ट्रेस्ड है और लेक स्ट्रेस्ड है, मतलब लाउड है, और द सॉफ्ट है या फिर वीक है। विथ लो क्लाउड्स, विथ यहाँ पे क्या है? सॉफ्ट है, लो स्ट्रेस्ड किया गया है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। ये दो मिला के हम लोग का आयम्बिक मीटर बनता है। इट साउंड्स लाइक ए हार्ट बीट, सॉफ्ट लाउड, सॉफ्ट लाउड। सो व्हाट इज आयम्बिक मीटर? अब आयम्बिक मीटर क्या है? देखो, पहले हम लोगों ने समझ लिया था कि मीटर क्या है? जो रिदम फॉलो करता है, हाँ, एक पोएट्री में जो बीट्स है उसका जो रिदम होता है उसको मीटर बोलते हैं। और आयम का मतलब हमने समझ किया कि जो दो सिलेबल जहाँ पे एक मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेस्ड होता है, और एक अनस्ट्रेस्ड होता है, कि जो सॉफ्ट होता है, दोनों मिला के मीटर होता है। तो अभी आयम्बिक मीटर क्या हुआ? When a poem uses mostly da-dum patterns repeated in each line, it is called iambic meter. तो जो एक पोएम जिसमें कि हर लाइन में ये डा-डुम पैटर्न रिपीट होता है उसे बोलते हैं आयम्बिक मीटर। आयम्बिक टेट्रामीटर, 4 आयम्स पर लाइन, मतलब एक लाइन में 4 आयम्स होंगे।
4 बीट्स होंगे, डा डुम करके, मतलब एक वर्ड थोड़ा स्लो रहेगा और एक वर्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, एक वर्ड वीक होगा, एक वर्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, एक स्ट्रेस्ड रहेगा, एक मतलब अनस्ट्रेस्ड रहेगा। तो टेट्रामीटर का मतलब हुआ 4। हाँ, तो जहाँ पे 4 ऐसे वर्ड्स है, मीटर बीट्स है, जो कि वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे आयम्बिक मीटर है, तो उसको हम लोग टेट्रामीटर बोलेंगे, आयम्बिक टेट्रामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर मतलब 5 आयम्स पर लाइन, मतलब ये बहुत ही जहाँ पे 5 बीट्स होंगे। हाँ, वेरी कॉमन इन इंग्लिश पोएट्री। तो शेक्सपियर के जितने भी पोएम्स थे, उन्होंने उसमें आयम्बिक पेंटामीटर का वो ज्यादा यूज करते थे। इन द लेक आइल ऑफ इनिस्फी, जो इस पोएम में देखो, इट्स मोस्टली यूजेस आयम्बिक टेट्रामीटर 4 बीट्स पर लाइन, मतलब एक लाइन में 4 बीट्स है, 5 बीट्स यूज नहीं किया है उन्होंने, 4 बीट्स यूज किया है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग पोएम से देख लेते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फी। यहाँ पे ए राइज देखो, ए में सॉफ्ट है, राइज स्ट्रॉन्ग है, फिर एंड सॉफ्ट है, गो स्ट्रॉन्ग है, फिर एंड गो फिर से है, और फिर टू इनिस्फी, इसमें टू सॉफ्ट है, इनिस्फी स्ट्रॉन्ग है। तो क्या हुआ, यहाँ पे कितना बीट फॉलो हुआ, 4। तो इसीलिए ये क्या हो गया, आयम्बिक टेट्रामीटर। You can clap or tap while reading. Soft, strong, etc. This creates a gentle, flowing, calm rhythm. तो ये जो iambic meter जब follow होता है, इससे क्या होता है, एक gentle, flowing, calm rhythm produce होता है poem में. Just like lake water lapping softly. It feels peaceful and natural, which perfectly matches the poem's theme of escaping to a quiet place. तो ये जो poem जो लिखा है, जिसमें कि जो इसका मेन थीम है वो एस्केप, मतलब एस्केप करना है टू ए क्वाइट प्लेस, एक शांति वाले जगह पे जाने का जो थीम है इस पोएम का, उसको उन्होंने ये आयम्बिक मीटर टेट्रामीटर यूज करके उसको बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। तो why do poet uses iambic meter? It sounds close to normal English speech. तो ये हम लोग जो इंग्लिश स्पीच में जैसे बात करते हैं, उसको ये साउंड को क्लोज होता है। इट फील स्मूथ एंड म्यूजिकल, और ये सुनने में बहुत ही अच्छा स्मूथ लगता है और म्यूजिकल टोन आता है। ठीक है, तो हमें इस पोएम का 2 चीजें याद रखना है। एक तो यहाँ पे जो स्कीम फॉलो किया गया है, और स्कीम है ए बी, मतलब फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन राइमिंग कर रहा है, फिर सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन राइमिंग कर रहा है लास्ट वर्ड में। और आयम्बिक मीटर, तो आयम्बिक मीटर यहाँ पे कौन सा आयम्बिक मीटर हो रहा है, यूज किया है, यहाँ पे आयम्बिक टेट्रामीटर यूज किया गया है, जहाँ पे भी जहाँ 4 आयम्स है पर लाइन में 4 बीट्स होते हैं, डाडुम 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 डाडुम, मतलब एक सॉफ्ट एक स्ट्रॉन्ग, एक सॉफ्ट एक स्ट्रॉन्ग, ऐसे करके 4 बीट्स फॉलो किए गए हैं हर लाइन में। तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा आयम्बिक मीटर यहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ इस पोएम का रिदम क्या है, रिदम क्या फॉलो कर रहा है। तो ये दोनों चीजें मतलब याद रख लेना, ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। अभी हम पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। Stranger 1. I will arise and go now and go to Innisfree. So that the speaker declares a firm intention to leave his current life. The repetition of go and the biblical echo of arise and go, reminiscent of the phrases in the Bible, give the departure a spiritual urgency as if answering a call. Innisfree symbolizes an ideal, untouched natural heaven. तो यहाँ पे जो स्पीकर जो बोलते हैं कि आई, हाँ, स्पीकर खुद को यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते कि अभी मैं अराइज उठूंगा और आई विल गो नाउ। और ये जो फ्रेज है राइज एंड गो, ये बाइबल के फ्रेजेस से लिया गया है, जिससे कि मतलब ये एक स्पिरिचुअल अर्जेंसी को शो करता है, जहाँ पे कुछ एक चीज का आंसर दिया, मतलब आंसरिंग ए कॉल, कि कोई तुम्हें बुला रहा है और हमें जाना है। तो इनिस्फी क्या सिंबलाइज करता है, ये एक आइडियल, हाँ, और अनटच्ड एक नेचुरल हेवन की तरह रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे स्पीकर को जाना है। And a small cabin built there of clay and wattles made.
और जो पोएट है वो क्या प्लान करते हैं, ही प्लान्स ए सिंपल हैंडमेड ड्वेलिंग। तो वहाँ पे वो सिंपल लाइफ बिताना चाहते हैं, जहाँ जो कि वो अपना जो घर हो वो अपने खुद से हाथों से वो बनाएंगे। Kettles and clay and wattles evoke a primitive self-built shelter inspired by Henry David Thoreau's Weldon, emphasizing minimalism and harmony with nature rather than luxury। तो ये जो जो घर बनाना चाहते हैं वो किससे बनाएंगे, क्ले और वेटल से। हाँ, तो ये क्या दिखाता है कि जो प्रिमिटिव, जो पहले के लोग जैसे अपना घर शेल्टर बनाते थे, उस चीज से वो थोड़े मतलब इंस्पायर है। और ये इम्फेसाइज करता है मिनिमलिज्म को, मतलब मिनिमम नीड्स। हाँ, लग्जरी उनको नहीं चाहिए, उनको नेचर के साथ रहना है और एकदम मिनिमम नीड्स के साथ, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, हाँ, रहने के लिए, वो उसी के साथ ही अपना घर, ऐसे ही एक अपना घर बनाना चाहते हैं। वो यहाँ पे जस्ट नीड को इम्फेसाइज करते हैं, बेसिक नीड को, ना कि लग्जरी या फिर वांट को। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee। तो इस specific practical details of self-sufficiency, growing beans, alluding to Thoreau's beans field and keeping bees for honey. The number 9 adds rhythmic, almost ritualistic quality। तो यहाँ पे वो प्रैक्टिकल या डिटेल्स देते हैं कि उनको कितने बीन्स उन्हें वहाँ पे उगाना है। उनको बस सिर्फ 9 बीन्स ही चाहिए और एक हनी बी के हनी के लिए एक हनी भी वहाँ पे उनको चाहिए। तो ये जो मतलब ये डिटेल्स उन्होंने दिया हुआ है कि उनको सेल्फ सफिशिएंट होना है वहाँ पे, मतलब जितना उनको चाहिए उतना ही वो वहाँ पे खेती करेंगे। हाँ, 9 बीन्स रो वहाँ पे उगाएंगे। और जो 9 वर्ड है वो एक रिदमिक फील करा रहा है और उसके साथ मतलब ये रिचुअलिस्टिक क्वालिटी को भी यहाँ पे शो कर रहा है। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। तो बोले कि solitude in a clearing glade filled with the loud buzzing of bees. Be loud is a striking compound adjective that immerses the reader in the sensory world of nature. Living alone is presented positively as peaceful autonomy, not loneliness। तो वहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि वहाँ पे जाके वो अकेले रहना चाहते हैं, किसके साथ, बी लाउड ग्लेड, मतलब और जो खुला हुआ जगह रहेगा वहाँ पे जो हनी बीज रहेंगे, उनका हनी बीज का जो साउंड होगा उनके चारों तरफ रहेगा और वहाँ पे वो लोनली फील नहीं करेंगे, बल्कि वो सॉलिट्यूड में रहेंगे। वो लिविंग मतलब अकेले रहने को एक पॉजिटिव वे से ले रहे हैं और उसको एक मतलब अपना पीसफुल ऑटोनॉमी मान रहे हैं, ना कि लोनलीनेस मान रहे हैं। क्योंकि अब सेकंड स्टेंजर, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। The core desire is peace, which arrives gradually and naturally, dropping slow like dew or gentle rain, contrasting with the rushed artificial pace of city life। तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे जाके उनको क्या मिलेगा, उनको शांति मिलेगी, मन का सुकून मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा उनको, वहाँ पे वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे, नेचुरली मिलेगा। ड्रॉपिंग स्लो, मतलब जो जेंटल रेन या ड्यू की तरह धीरे धीरे उनको मिलेगा, ना कि यहाँ पे जो आर्टिफिशियल, जो सिटी लाइफ में जो भाग दौड़ होती है, हाँ, जो स्ट्रेस होता है, उससे वो दूर जाके वहाँ पे जब जाएंगे तब वहाँ पे जाके उनको शांति मिलेगी। एंड द पीस विल कम ड्रॉपिंग स्लो लाइक ए ड्यू और जेंटल रेन, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings। The beautiful imagery of morning mist or dew as veils, a metaphor suggesting softness and mystery, possibly with religious connotation. Peace extends from dawn to the sound of crickets, covering the full cycle of the day। तो यहाँ पे पोएट मतलब एक मेटाफोर का यूज करते हैं, इमेजिनेशन इमेजरी यूज करते हैं, जो कि पोएटिक डिवाइसेस है। वो यहाँ पे जो मॉर्निंग मिस्ट होता है, जो सुबह के टाइम पे मतलब सुबह होने से पहले देखना, एक मिस्ट जो धुआं धुआं सा रहता है, हाँ, या ड्यू रहता है, तो वो जब हटके, जब वेल्स क्या होता है, वेल्स का मीनिंग होता है स्क्रीन। जो सुबह के टाइम पे जो मिस्ट जब मतलब धुआं, हाँ, या कोहरा
थोड़ा जो हट जाता है, जिसके बाद जो मॉर्निंग ग्लो करता है, तो वो इस तरह से उनको वहाँ पे क्या मिलेगा, धीरे-धीरे उनको पीस मिलेगा और वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि व्हेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट मतलब इंसेक्ट्स होते हैं जो कि रात के टाइम पे निकलते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि सुबह से उनको वो शांति वहाँ पे मिलेगी टिल द एंड ऑफ द डे व्हेन द क्रिकेट सिंग्स। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर एंड नून ए पर्पल ग्लो। तो वहाँ पे जो इनिस्फी में जो मिडनाइट होंगे वो क्या कहेंगे, वो सॉफ्टली लिट ग्लिमर एंड नून हैज a rich mystical purple glow. This creates a timeless enchanted atmosphere where nature transforms ordinary times of the day into something magical and serene. तो उनका जो मिडनाइट होगा वो बहुत ही ग्लिमरिंग होगा, बहुत ही ग्लोरियस होगा, बहुत ही स्पार्कलिंग होगा और जो नून होगा वो क्या होगा, पर्पल ग्लो होगा, शाइन मतलब फुल सनशाइन रहेगा। तो ये जो यहाँ पे उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दिया है, ये हम उनके इमेजिनेशन बेस्ड डिस्क्रिप्शन है, जिससे वो मतलब दिखाना चाहते हैं कि नेचर कैसे मतलब और जो डे का टाइम है, ऑर्डिनरी डे है, उसको भी कितना ब्यूटीफुल और मैजिकल बना देता है। एन इवनिंग फुल ऑफ linnets wings, और इवनिंग जो होंगे उनके, इवनिंग इज alive with the fluttering wings of linnets, small songbirds. The image is full of gentle motion and sound, emphasizing abundance and vitality in nature without human intrusion. तो उनकी जो शाम होगी, जो उस टाइम पे क्या होंगे, सारे जो लिनेट एक तरह का बर्ड्स होता है, सिंगिंग बर्ड, उसके मतलब वो उस टाइम पे वो उड़ेंगे ना, तो उनको देख के उनको मतलब बहुत खुशी मिलेगी। वहाँ पे एक जेंटल मोशन, एक साउंड रहेगा पक्षियों का। हाँ, तो इससे क्या उनको लग मतलब ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि वहाँ पे अबंडेंस रहेगा, वहाँ पे बहुत कुछ नेचर से उनको मिलेगा और वहाँ पे कोई ह्यूमन इंट्रूशन नहीं रहेगा। It will be all natural and filled with all the natural beauties and sceneries of Innisfail. Third stanza. I will arise and go now for always night and day. तो यहाँ पे repetition of the opening line reinforces the persistent urge. The call is constant, always night and day. तो यहाँ पे फिर से रिपीटेशन किया गया है ओपनिंग लाइन को कि मतलब ये जो अर्ज है, जो उनका मतलब डिजायर है वहाँ पे जाने का, ये कांस्टेंट एक डिजायर है जो कि वो दिन रात वो उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि उनको वहाँ पे जाना है। I hear lake water lapping with low sounds by the shore. और वर्ड कहते हैं कि वो यहाँ पे दिन रात बस उनको यही है, वहाँ पे जाना है और वो क्या सुनाई देता है उनको, ऑडिटरी इमेजरी ऑफ जेंटल वेव्स। तो ये इमेजिनेशन जो ऑडिटरी मतलब सुनाई देने वाला इमेजिनेशन है, जहाँ पे वो लेक के जो वाटर है उसका जो वेव्स है उसको साउंड वो उनको सुनाई दे रहा है। The alliterative L sounds miming the lapping water, making the sound almost audible. तो यहाँ पे जो alliteration यूज किया हो गया है, जैसे कि lapping with those sounds, तो इससे मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको ये आवाज यही पे उनको सुनाई दे रहा है कंटिन्यूअसली। While I stand on the roadway or on the pavements, और ये आवाज वो कहाँ पे सुन रहे हैं अभी उनको। The contrast is sharp. The speaker is physically in the dull industrialized city. Pavement's grey symbolizes urban drabness, pollution and emotional emptiness. तो वो जो ये नेचर के बारे में, ये इंडस्ट्री के बारे में ये सब सोच रहे हैं, वो कहाँ पे सोच रहे हैं, और जब भी मतलब किसी भी रोडवे में खड़े होते हैं या फिर पेवमेंट्स में जो कि ग्रे कलर के होते हैं, मतलब ग्रे से ये मतलब ये शो कर रहा है कि वो इंडस्ट्रियलाइज सिटी है, जहाँ पे भी जो रास्ते है वो ग्रे कलर है, जहाँ पे नेचर ग्रीनरी नहीं है, अर्बन ड्राइवनेस है, पोल्यूशन है, एम्प्टीनेस है। तो उस जगह पे जब भी वो खड़े होते हैं तब उनके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि कब उनको इंडस्ट्री जाना है और वहाँ के जो नेचुरल जो सीनरीज है, जैसे कि वो लेक वाटर में जो साउंड्स है वेव्स का, वो उनके दिमाग में चलता रहता है। आई हियर इट इन डीप हार्ट्सकोर, और वो ये जो सुनते हैं उनके मतलब दिल से, उनको मतलब दिल के अंदर ये आवाज हमेशा चलती रहती है। The natural call resonates inwardly in his innermost being. The peace of Innisfree is not just external but lives within him as a spiritual truth, yet he remains trapped in the city.
तो ये जो कॉल है वो उनके दिल से निकलती रहती है, मतलब उनको हमेशा दिल में यही रहता है कि उनको इनस्पीड का जो शांति है वो उनको चाहिए, क्योंकि वो जहाँ पे रहते हैं लंदन में जो एक सिटी है वहाँ पे उनको बहुत मतलब नॉइजी बहुत ही क्राउडेड है जो उनको हमेशा परेशान कर रही है, और उनको वही अर्ज हो रहा है कि वो ये सब छोड़ के वो कहाँ पे चले जाए और इनस्पी में चले जाए। अभी हम जो पोएम है उसका जो मेन थीम्स है वो एक बार जान लेते हैं। मेन थीम क्या है इसका? सेंट्रल थीम एस्केपिज्म। द पोएम इज अ क्लासिक एक्सप्रेशन ऑफ एस्केपिज्म, the desire to flee modern urban alienation for an idealized rural ideal। तो ये जो पोएम है ये एक एस्केपिज्म का एक्सप्रेशन है, जहाँ पे कि डिजायर है कि जो ये मॉडर्न जो अर्बन जो लाइफ है वहाँ से दूर जाके वो एक रूरल आइडियल प्लेस में रहना चाहते हैं जहाँ पे उनको शांति मिले। The speaker repeatedly asserts, "I will arise and go now," but the final stranger reveals he is standing on the pavement gate। तो ये जो पोएम के स्टार्टिंग में वो हम बोलते हैं कि पोएट की आई विल अराइज एंड गो नाउ, और फाइनल स्ट्रेंजर से हमें ये पता चलता है कि वो कहाँ पे खड़े, वो पेवमेंट ग्रे में खड़े हैं। This creates tension. The escape is more mental and emotional than physical। तो ये जो जाना चाहते हैं वहाँ पे, और ये जो एस्केप है वो उनके दिमाग मतलब मेंटल और इमोशनल ज्यादा है, उनके मन के अंदर के दिमाग के अंदर ये ज्यादा भाव आ रहा है कि वो वहां से भाग के कहाँ पे चले जाए, इनिस्पी चले जाए, पर वो वहां पे नहीं जा पा रहे हैं फिजिकली, पर उनका जो दिल है उनका जो मन है वो कहाँ पे है, वो इनिस्पी जाना चाहता है। Innisfree represents a psychological refuge, a place of inner peace that the speaker carries in his deep heart core। तो इनिस्फ्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक साइकोलॉजिकल उनके दिमाग के अंदर एक मतलब रिफ्यूज की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां से भाग के वो वहां पे जाके बसना चाहते हैं, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे उनको मन की शांति मिलेगी। हाँ, और ये उनके मतलब डीप हार्ट कोर्स में हमेशा है कि उनको ये अपने ये सिटी लाइफ से एस्केप करके एक इंडस्ट्री में जाना है जो कि इनर पीस उनको दे सकता है। Keats wrote this during his time in London, drawing on childhood memories to cope with city life. In this poem, Keats wants to escape from the noisy city life, from artificial surroundings, from stress and restlessness. He dreams of going to Innisfree where he can live alone, enjoy nature, find inner peace, lead a simple life. Even though he remains in the city, mentally he escapes to Innisfree through his imagination। तो यही है कि पोएट रहते तो है लंदन पे, पर वो यहाँ से भाग के एस्केप करके कहाँ पे जाना चाहते हैं, इनिस्फी। क्यों? क्योंकि जो सिटी लाइफ है बहुत नॉइजी है, आर्टिफिशियल है, यहाँ पे स्ट्रेस है, रेस्टलेसनेस है, ये सब छोड़ के वो कहाँ पे जाना चाहते हैं, इनिस्फी। वहाँ पे जाके वो अकेले रहना चाहते हैं, सॉलिट्यूड पसंद करते हैं, नेचर के साथ रहना चाहते हैं, और वहाँ पे उनको जाने के बाद उनको मन की शांति मिलेगी, और वहाँ पे वो एक सिंपल सा लाइफ वहाँ पे स्पेंड करेंगे। तो वो यहाँ पे तो ऐसे तो वो सिटी में रह रहे, पर उनका जो मेंटली वो कहाँ पे जाना चाहते हैं, उनके दिमाग के अंदर यही चल रहा है कि वो इनिस्ट्री जाना चाहते हैं थ्रू हिज इमेजिनेशन। Quote, "I will arise and go now and go to Innisfree." This line clearly expresses the poet's wish to escape from urban life। तो ये लाइन पूरे क्लियरली डिस्क्राइब करता है कि पोएट का जो विश है वो अर्बन लाइफ को एस्केप करना चाहते हैं। So this is the main theme of our poem। Nature and simplicity, self-sufficiency. Nature is portrayed as restorative and spiritually nourishing. The speaker ambitions a Thoreauvian life of humble labor, building, planting, beekeeping that brings fulfillment in contrast to the meaningless bustle of the city। The poem celebrates nature's beauty, bee buzzing, singing crickets, purple noon sky, flying linnets, gentle lake water। तो ये पोएम मतलब उन्होंने नेचर को एक रेस्टोरेटिव और स्पिरिचुअली नरिशमेंट की तरह प्रेजेंट किया है। वो एक ऐसा लाइफ स्पेंड करना चाहते, जो खुद बनाना चाहते, अपना घर खुद चाहते, वहाँ पे वो प्लांटिंग करना चाहते हैं, बी कीपिंग करना चाहते, और ये सब उनको क्या मतलब क्या देगा, उनको पीस देगा जो कि उनको सिटी लाइफ में नहीं मिल रहा है। वो पोएट नेचर की ब्यूटी को एडमायर करते कि वहाँ पे बी बजिंग होगा, सिंगिंग क्रिकेट्स होंगे, नून पर्पल होगा, फ्लाइंग लिनेट्स होंगे, और जेंटल लेक वाटर होगा।
Third, peace and harmony. Peace is not passive but something that comes dropping slow from nature. Nature becomes a divine force offering inner harmony. तो बोलते हैं कि जो पीस है वो कुछ पैसिव नहीं होगा, वो मतलब हमेशा उनको मिलता रहेगा स्लोली, धीरे धीरे से, कहाँ से, नेचर से। हाँ, तो यहाँ पे नेचर से उनको एक डिवाइन फोर्स दिया के जैसा प्रेजेंट किया है, जहाँ से वो उनको क्या मिलेगा, हारमोनी मिलेगी। सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, और बहुत एक सिंपल लाइफ बिताना चाहते हैं और ड्रीम करते हैं एक सिंपल लाइफस्टाइल जिसमें उनके पास एक स्मॉल केबिन, ग्रीन गार्डन, हनी बीज। So he rejects material comforts and values contentment. So material comfort, artificial life को वो रिजेक्ट करते हैं और वो एक सिंपल लाइफ और उसमें कंटेनमेंट, सेटिस्फेक्शन को मतलब पसंद करते हैं। Nostalgia and memory. So in history is rooted in its personal past, making the poem an expression of longing for lost innocence and connection to Irish roots. तो ये जो ईट्स, विलियम बटलर ईट्स है, वो पहले आयरलैंड में रहते थे, तो इसीलिए ये उनके नॉस्टैल्जिया और उनकी मेमोरी को भी रिप्रेजेंट करता है। हाँ, उनका जो इनोसेंस था, जो उनके इरिश रूट्स थे, जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया था, उसके बारे में भी ये पोएम रिप्रेजेंट करता है। Contrast between rural ideal and urban reality. The vibrant sensory richness of the island versus the grey pavements highlights the soul-deadening effects of modernity. तो ये जो sensory richness है island का, हाँ, जहाँ पे कि nature है और यहाँ पे जो city life है वो grey pavements है, ये मतलब contrast दिखाता है एक rural ideal life कैसा होगा और urban reality जो जहाँ पे वो अपना city life जो वो अपना मतलब बिता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे थीम्स ऑफ द पोएम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो सेंट्रल थीम है एस्केपिज्म, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है 5 मार्क्स का, तो ये अच्छे से देख लेना, फिर से रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है imagery, vivid sensory details. The poem is packed with visual, purple glow, glimmer, be loud, cricket sings, lake water lapping, and tactical impression. This creates a multi-sensory escape for the reader. तो ये सब जो लाइन्स है वो सब जो वर्ड्स है, पर्पल ग्लो, बी लाउड, लेक लैपिंग वाटर, ये सब हमारे सेंसरी डिटेल, हमारे मतलब सेंसेशन, जो हम सेंसरी ऑर्गन्स उसको सिमुलेट करते हैं, जैसे ये हमें इमेजिनेशन करने में हेल्प करते हैं। तो ये यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इमेजरी यूज किया है। नेक्स्ट है एलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसको रिपीटेशन को बोलते हैं एलिटरेशन। जैसे कि एग्जांपल देखो, लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स, यहाँ पे एल जो वर्ड है उसको बार बार रिपीट किया गया है, जिससे कि यहाँ पे एलिटरेशन फॉर्म हो रहा है। Repetition. I will arise and go now. At the start of Stranger 1 and 3 emphasizes determination. There is repeated to focus to the idealized place. Go and dropping are also repeated. ये रिपीटेशन हो रहा है, आई विल अराइज एंड गो नाउ, इसको एम्फेसिस करने के लिए कि उनको जाना है, तो यहाँ पे रिपीटेशन जो पोएटिक डिवाइस है उसका भी यूज किया गया है। नेक्स्ट है मेटाफोर एंड पर्सनिफिकेशन। मेटाफोर मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन। वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग मिस्ट, जो सुबह जो कोहरा होता है, कुआशा होता है, तो उसको कंपेयर किया है वेल के साथ, कवरिंग द अर्थ। वेल मतलब स्क्रीन, पर्दा जिससे ढका हुआ होता है अर्थ, और जो मॉर्निंग, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग जब खुल जाता है, पर्दा निकलता है, मतलब मिस्ट हट जाता है, फिर मॉर्निंग डॉन शुरू होता है। यहाँ पे मेटाफोर का यूज किया है, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग एज मॉर्निंग मिस्ट। मॉर्निंग मिस्ट को वेल्स ऑफ द मॉर्निंग के साथ मेटाफोर यूज किया गया है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। तो जो ये जो पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, तो पीस इज ट्रीटेड एज अ लिविंग बीइंग दैट कैन मूव एंड ड्रॉप। तो पीस को यहाँ पे लिविंग बीइंग की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि धीरे धीरे मूव कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। Assonance and consonance, vowel and consonant repetition creates a soothing following rhythm. तो यहाँ पे जो लॉन्ग ओ और ई साउंड्स, ये सब एसोनेंस और कॉन्सोनेंस मतलब वावल और कॉन्सोनेंट रिपीटेशन को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। इनिस्प्री मतलब क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है एक आइडियल पीस एंड हार्मनी विथ नेचर। और पेवमेंट ग्रे क्या है, सिंबलाइज कर रहा है अर्बन एलिएशन, जो अर्बन लाइफ है, सिटी लाइफ है, जो कि ड्राई एंड डल है,
तो उसको पेवमेंट ग्रे से सिंबलाइज किया है। बी बीन्स, बी और बीन से क्या सिंबलाइज किया है? सेल्फ सफिशिएंट नेचुरल लिविंग। वाटर लैपिंग, इससे क्या सिंबलाइज किया गया? परसिस्टेंट इनर कॉल, जो कि मतलब उनके अंदर जो हमेशा जो कॉल आ रहा था कि उनको इनिस्ट्री जाना है, शांति उनको वहां पे मिलेगा, तो ये वाटर लैपिंग के साउंड से सिंबलाइज किया गया है। एल्यूशन टू थॉरेस वर्ल्डन्स कैबिन बीन्स एंड बिब्लिकल लैंग्वेज, तो बिब्लिकल लैंग्वेज यहाँ पे जो यूज किया गया है, कैबिन बीन्स, ये सब एल्यूशन है। राइम एंड रिदम, जो पहले हमने डिस्कस किया था, ए बी स्कीम पर स्ट्रेंजर मोस्टली आइम्बिंग टेट्रामीटर विद वेरिएशन गिविंग ए ballad like song like quality that suits the theme of natural harmony. Contrast distribution, peaceful island versus grey city, slow natural peace versus implied urban haste। तो इसके साथ ये हमारा poetic devices भी complete हो गया, ये poem भी complete हुआ। The lake isle of Innisfree, the lake, the natural body, lake सबको पता है, आइल मतलब आइलैंड ऑफ इनिस्फी, और ये कौन सा आइलैंड है? इनिस्फी। और कौन जाना चाहता है? हमारे पोएट विलियम बटलर येट्स। क्यों जाना चाहते हैं? फॉर गेटिंग पीस इन द नेचुरल सराउंडिंग। ठीक है, तो ये पोएम के जो मेन थीम्स हैं, जो पोएटिक डिवाइसेस है, वो अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।